हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका बिहाइंड हर हाइनेस स्माइल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पार्ट 3। एरिक कहता है कि जब उसके पिता ने क्रिस्पिन परिवार के साथ अचानक शादी की बात उठाई, उस वक्त सिर्फ उसी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। बाकी सबको, चाहे वसल्स हो या नाइट्स, ये एक समझदार फैसला लगा। लेकिन एरिक के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो जाती ही नहीं थी। इसी वजह से उसने उस दिन से अपने पिता पर खुद नजर रखना शुरू कर दी। और तभी उसने एक और राज पकड़ा। एक शराब खाने की लड़की अक्सर उसके पिता के क्वार्टर्स में जाया करती थी। ये देखकर एरिक के मन में कड़वाहट और शक और गहरा हो गया। और जब एक तरफ फ्रंट लाइन पर मौत और जिंदगी की लड़ाई चल रही थी, तभी दूसरी तरफ उसके पिता के आसपास ऐसे अजीब राज गहरने लगे जिन्होंने कहानी को और ज्यादा सस्पेंसफुल बना दिया। एरिक कहता है कि वो इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं बना सका। उसने पूरी तरह जांच की कि क्या उस शराब खाने वाली औरत के पीछे कोई गुप्त मकसद या कोई सपोर्टर तो नहीं, लेकिन उसे कुछ खास सबूत नहीं मिला। इसी वजह से एरिक ने फैसला किया कि वो ये राज अपने तक ही रखेगा। लेकिन जब जंग खत्म हुई, उसके पिता ने खुद उस लड़की को महल ले आया। और तो और उनके सबसे वफादार हाथ सर कैल्बानीग ने उसे अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। उस लड़की के लिए उनका लगन देखकर एरिक के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मजबूरी में अपनी मां को सबूतों के साथ पत्र लिखकर सब कुछ बता दिया। लेकिन आज जब नौकरानी अदील का जवाब आया तो एरिक के लिए और भी शौक था, क्योंकि मार्गावीन यानी उसकी मां को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। एरिक के शब्दों में, मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पिता खुद को किसी और के हवाले कर दे। एरिक कहता है कि असल में हर शाम अपने पिता का सामना ना करना उसके लिए ज्यादा आसान था। अगर वो औरत एक नोबल लेडी होती तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना मुश्किल नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस औरत का किसी भी जाने माने घराने से कोई लेना देना ही नहीं था। सिर्फ एक व्यक्ति उसके आसपास दिखाई देता था, पुराने कैप्टन कैल्बानिग, जो कभी कभी उसके घर आते थे। इसके अलावा कोई और मेहमान उस जगह नहीं दिखता। एरिक ने सिह लेते हुए कहा, लगता है कोई नई जानकारी मिलना मुश्किल है। और फिर उसने सोचा कि शायद उसकी मां की रिएक्शन इतनी अजीब भी नहीं थी, क्योंकि असल में उसने अपने पिता के रिश्ते को एक पार्टनरशिप की तरह देखा था, जैसे कोई बिजनेस डील हो, ना कि एक फैमिली बनाने का वास्ता। इसी वक्त एक नया सीन शुरू होता है। एरिक देखता है कि मीसा नींद से उठकर धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। एरिक यूज देखकर कहता है, तुम वापस सो क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? एरिक कहते हैं कि जैसे ही उसने बात की, मीसा अचानक उसके ऊपर बैठ जाती है। एरिक हैरान रह जाता है। तब मीसा मुस्कुराकर पूछती है, क्या आप इस बारे में क्यूरियस है? शायद ये उतना इंटरेस्टिंग ना हो। और यहीं एरिक के इमोशंस बदलने लगते हैं। वो सोचता है, राजकुमारी जो हमेशा मुझसे दूर भागती रही, उसने पहली बार मुझसे खुद संपर्क किया। और अजीब बात यह थी कि मुझे इससे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब तक राजा के प्रति गुस्से और अचानक घटी घटानों ने उसके मन को उलझा कर रखा था। लेकिन पहली बार उसने सोचा, क्या सच में मीसा वो इंसान है जिसके साथ वो अपना जीवन बिता सकता है? और इस ख्याल ने उसके दिल में नए जज्बात पैदा कर दिए। एरिक कहता है कि बचपन में जब उसने पहली बार नाइट बनने का सपना देखा था, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और गर्व का एहसास मिला था। लेकिन रियलिटी ने उस छोटी सी खुशी को जल्दी ही तोड़ दिया, चाहे कितने भी खूबसूरत शब्दों में कहा जाए। असल में ये सब एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था, एक परिवार के लिए अगले वंश की सुरक्षा, जहां एक इंसान को सिर्फ एक ब्रीडिंग हॉर्स की तरह देखा जाता था। वो सोचता है कि उस औरत से जो उसकी पत्नी बनने वाली है, उसे ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी, चाहे उसे कागजों को टुकड़े टुकड़े करने में ही क्यों ना मजा आता हो। एरिक के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। वो कहता है, परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझने के बाद मैंने महिलाओं के साथ अपने रिश्ते को लेकर कभी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। इसी वक्त एक छोटा सा सीन अनफोल्ड होता है। मीसा कागज फाड़ने लगती है और एरिक तुरंत रोकता है। मीसा, रुक जाओ, तुम इसे फाड़ नहीं सकती। परेशान होने से कोई फायदा नहीं, मैंने अभी तक इसे पूरा पढ़ा भी नहीं है। और फिर हमें सुबह का एक नया सीन दिखाया जाता है।
नौकरानी कहती है, महोदया लगभग मार्च का महीना आ गया है, क्या हमें आने वाले सिंगिंग इवेंट के लिए ग्रीन हाउस में एक बड़ा अंगीठी तैयार कर लेना चाहिए? इस पर थलीसा सोचकर जवाब देती है, पहले से एक छोटी सी अंगीठी बना लेना बेहतर होगा। इस साल अभी भी ठंड आम से ज्यादा है। दोस्तों, तभी सीन में मीसा दौड़ती हुई आ जाती है। पीछे से नौकरानी घबराकर कहती है, राजकुमारी कृपया धीरे चलिए। थलीसा उसे देखकर हैरान हो जाती है, अरे बाप रे, और फिर मीसा जमीन पर गिर जाती है। थलीसा तुरंत बोल उठती है, कितना असामान्य। थलीसा कहती है, मैंने सुना है कि राजकुमारी हमेशा नौकरानियों के साथ ही रहती है। लगता है राजकुमारी तुम्हें पसंद करती है। क्या मैं तुमसे कह सकती हूं कि तुम रात के खाने तक उसका ख्याल रखो? जवाब मिलता है, जरूर आगे बढ़ो और आराम करो। नौकरानी हल्का सा झुककर कहती है, हाँ, तो फिर कृपया मुझे क्षमा करें, और वहां से चल जाती है। थलीसा थोड़ा सांस लेकर कहती है, हाँ। तब नौकरानी कहती है, कुछ भी आसान नहीं है, एक सिंगल टाइटल के साथ भी। कब कौन क्या कह दे कुछ नहीं पता। मैंने सुना मैडम दील पूरे दिन इधर उधर घूमती रहती हैं, लेकिन फिर भी राजकुमारी को वो रेगुलर नहलाती हैं, और मैडम मलेका को तो कभी एस्टेट के आसपास भी नहीं देखा गया। थलीसा थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, कोई तो वजह होगी जो वो इतने आलस है। और दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।